नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च के बारे में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इसके पहले मैंने बेसिक लेक्चर दिया था एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च का। तो मैंने ये बताया था कि ये लेक्चर 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारा आएगा, जिसमें समरी में समझाया जाएगा पूरा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आप देखिए, मैं इसे एक लेक्चर में भी दे सकता था, लेकिन कारण क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए आपको मैं आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो पक्के करने के लिए, आपके मार्क्स पक्के करने के लिए मैं आपको ये 3 पार्ट में दे रहा हूँ, कि ताकि आप इसे आसानी से हर एक चीज़ को कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो देख के लिखते जाइए, आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना है। मान लीजिए आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, तो आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन वो पीडीएफ पेड पीडीएफ होगा, आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल फ्री तैयारी करनी है तो आपको लिखना है साथ साथ। देखिए, क्लासिफिकेशन करते हैं। आप देखिए कि आईसीटी का जो रोल है रिसर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिसर्च आजकल देखिए आसान हो चुकी है आईसीटी के द्वारा। कंप्यूटर के ज़रिए सारा काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए जैसे रिसर्च करनी है तो सीधे ही जो हेल्प ली जा सकती है गूगल से, यूट्यूब से, एक रिसर्चर को, जैसे उसका टाइम बचता है, उसके पैसे बचते हैं, तो वो रिसर्च कर सकता है। ऐसा नहीं पूरी रिसर्च वहाँ से करे, अपनी रिसर्च वो कर सकता है, लेकिन उसकी हेल्प ले सकता है गूगल से। देखिए, यहाँ पे डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है कोई भी रिसर्च करने के लिए। देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे 3 कंडीशन है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा इकट्ठा करने से पहले जो प्री डाटा, यानी कि डाटा इकट्ठा करने से पहले की जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं प्री डाटा एनालिसिस। यानी कि डाटा को इकट्ठा करने से पहले एनालिसिस करके देखना कि कौन सा डाटा चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डाटा एनालिसिस, उसके बाद आती है बारी जब डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा इकट्ठा करने के बाद क्या होता है वो इसमें, यानी कि डाटा इकट्ठा करने से पहले की जो प्रोसेस है वो कैसा है, डाटा इकट्ठा जब हो चुका है वो कैसा है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, सब कुछ इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। देखिए, पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डाटा एनालिसिस। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डाटा एनालिसिस refers to the activities how ICTs are applied on activities of social science research before reaching the state of data analysis। तो देखिए, प्री डाटा एनालिसिस जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्री डाटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब डाटा इकट्ठा करने से पहले, जब डाटा इकट्ठे करने के बारे में सोचा जाता है तो कैसा होता है। आप देखिए, ये क्या है, ये एक्टिविटीज़ हाउ, यानी कि ये वो एक्टिविटीज़ है कि आईसीटी को कैसे अप्लाई किया जाए। यानी कि देखिए, एक रिसर्चर को पता है कि रिसर्च कैसे करनी है ना, कौन सा डाटा इकट्ठा करना है। तो उसे मान लीजिए डाटा इकट्ठा करना है रिसर्च के लिए, लेकिन कौन सा डाटा इकट्ठा करना है और आईसीटी का प्रयोग कैसे करना है, आईसीटी कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में ये स्टेज आती है ना। यहाँ पे लिखा है ना, आईसीटीज आर अप्लाइड और एक्टिविटी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च बिफोर रीचिंग द स्टेट ऑफ डाटा एनालिसिस। यानी कि डाटा इकट्ठा करने से पहले ये देखा जाता है कि डाटा कैसे इकट्ठा करना है, कौन सा इकट्ठा करना है, वो चीज़। ये वो स्टेज है जब डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता, जबकि डाटा इकट्ठा करने से पहले की जो प्रोसेस होता है, पहले की जो कंडीशन होती है, इसमें वो देखा जाता है कि डाटा इकट्ठा कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा करना है। आप देखिए, मान लीजिए एक रिसर्चर है, उसे इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो डाटा पॉपुलेशन के ऊपर ही करेगा, है ना। तो इसलिए ये वो कंडीशन है जहाँ पे डाटा इकट्ठा करने से पहले की जो स्टेज है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, आईसीटी एप्लीकेशन इन प्री डाटा एनालिसिस इंक्लूड। अब देखिए, प्री डाटा एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें कंडीशन जो इंक्लूड है, देखिए, लिटरेचर सर्च, कंटेंट सर्च, लिटरेचर ट्रैकिंग और डाटा कलेक्शन, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं।
पहला है लिटरेचर सर्च। अब देखिए, लास्ट टाइम ए रिसर्चर नीड टू परफॉर्म ए मैनुअल रिसर्च ऑन हार्ड कॉपी ऑफ लिटरेचर इन लाइब्रेरीज वेयर बाय दिस इज tedious effort and result वर लिमिटेड। अब देखें यहाँ पे क्या है कि आप देखिए, जब आईसीटी नहीं था उस टाइम देखिए जो रिसर्चर थे वो क्या करते थे, मैनुअल रिसर्च करते थे। मैनुअल रिसर्च मतलब कि जो हर एक काम अपने हाथ से करना पड़ता था, है ना। तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, उनको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी, उनसे नोट्स बनाने पड़ते थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था। अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में देखिए कुछ नॉलेज चाहिए थी तो वो वहाँ उस जगह पे जाते थे, है ना। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन की बात करते तो उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था, हर जगह पे। तो उनको सारे काम मैनुअल करने पड़ते थे। मोटी मोटी जो हार्ड कॉपी से किताबें हैं लिटरेचर की वो पढ़नी पड़ती थी लाइब्रेरी से, और उनको जगह जगह जाना पड़ता था। और जो रिज़ल्ट थे वो क्या थे, वो लिमिटेड थे, यानी कि जो रिज़ल्ट थे वो इतने अच्छे नहीं आते थे फिर भी, और मेहनत ज़्यादा थी उसमें। लेकिन on the contrary, a lot of research material, literature and artifact today can be searched using internet search engine and database। लेकिन जो आज का टाइम है वो पूरा डिजिटल हो चुका है। वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारा लिटरेचर, रिसर्च मटेरियल, आर्टिफैक्ट्स वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा। कहाँ पे? इंटरनेट से। आप देखिए कोई भी चीज़ जो है वो सर्च करेंगे आपको गूगल पे आसानी से मिल जाती है, यूट्यूब पे आसानी से मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करना पड़ता था, बहुत मोटी मोटी बुक्स को पढ़ना पड़ता था, नोट्स बनाने पड़ते थे ऐसे करके, है ना। तो ये चीज़ उसमें होती थी। लेकिन आज काम आसान हो चुका है। आज घर बैठे बैठे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे सर्च करिए, पूरा आपको डाटा मिल जाएगा। अलग अलग राइटर का डाटा मिल जाएगा आपको। जो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था वो बुक्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, और आपको काफ़ी अच्छा वर्क मिल जाएगा, और हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो होता क्या है कि जो पहले काम मैनुअली होता था आजकल डिजिटली काम हो रहा है। तो पहले भी देखिए लिटरेचर सर्च होता था, है ना। लिटरेचर सर्च देखिए पहले भी होता था लेकिन आज भी होता है। फ़र्क इतना है कि पहले ज़्यादा टाइम लगता था, आजकल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो देखिए लिटरेचर सर्च करने के लिए ये वही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ प्री डाटा की, यानी कि डाटा इकट्ठा कैसे करना है। यहाँ पे ये वो कंडीशन है कि डाटा इकट्ठा कैसे करना है ना। तो देखिए यहाँ पे आजकल है शोध गंगा। ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए इनिशिएटिव्स हैं कि ताकि जो रिसर्चर की यहाँ पे हेल्प हो सके। इंडियन थीसिस रेस्पिरेटरी वेयर यू कैन रिसर्च एंड डाउनलोड द थीसिस। अब देखिए मान लीजिए कि एक रिसर्चर को रिसर्च करनी है, या मान लीजिए आप पीएचडी करते हैं, आपको रिसर्च करनी है सेम टॉपिक के ऊपर जो पहले कोई कर चुका है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। सो उसे क्या करेंगे, जो शोध गंगा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव बनाया गया है, किसके लिए? रिसर्चर के लिए, कि ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो वहाँ क्या करते हैं कि जो पीएचडी कर चुके हैं, जो रिसर्च कर चुके हैं, वो अपनी थीसिस को शोध गंगा पे अपलोड करते हैं। उनको अपलोड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वो अपनी थीसिस को वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आने वाला रिसर्चर है आगे जाके वो क्या करता है, उसे डाउनलोड कर लेता है, और वो उसे थीसिस को देखता है कि ये थीसिस कैसे बनाई गई है। वो सेम थीसिस वैसे आइडिया लेके बनाते हैं। तो शोध गंगा क्या है, रिसर्चर के लिए बनाए गए हैं जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, थीसिस अपलोड की जाती है दूसरे रिसर्चर की, कि ताकि उसे हेल्प ली जा सके। नेक्स्ट है गूगल स्कॉलर। अब देखिए प्रोवाइड्स ए वे टू ब्रॉडली सर्च फॉर स्कॉलरली लिटरेचर अक्रॉस डिसिप्लिन एंड सोर्सेज। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रॉडली सर्च हो सकता है लिटरेचर, है ना। जो स्कॉलर स्टूडेंट हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है, देखिए गूगल स्कॉलर पे आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको लिटरेचर मिलेगा पूरा, किसके लिए? रिसर्चर के लिए। यानी कि एक जो रिसर्चर है वो अपने रिसर्च के लिए इनकी हेल्प ले सकता है। तो देखिए शोध गंगा हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, यहाँ पे भी आपको देखिए पूरा लिटरेचर मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च है, तो फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एकेडमिक पेपर्स, ऑथर्स, कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। आपको देखें यहाँ पे
कॉन्फ्रेंसेस मिल जाएंगी, जर्नल मिल जाएंगी, ऑथर्स की बुक मिल जाएंगी, एकेडमिक पेपर मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट है मेंडले। मेंडले क्या है देखिए, ए यूनिक प्लेटफॉर्म कंप्राइज ए सोशल नेटवर्क, रेफरेंस मैनेजर, आर्टिकल विजुअलाइजेशन टूल्स। अब देखिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है मेंडले, तो यहाँ पे क्या है, सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क मतलब कि जो रिसर्च करने वाले हैं वो सभी इससे जुड़े होते हैं, है ना। यहाँ पे रेफरेंस मैनेजर होता है, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है SSRN यानी कि सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑनलाइन रेस्पिरेटरी ऑफ स्क्रॉलरी रिसर्च एंड रिलेटेड मटेरियल इन द सोशल साइंस। अब देखिए सोशल साइंस के बारे में जो भी रिलेटेड मटेरियल है वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सारा मिल जाता है। तो कहने का सिंपल सा और स्पष्ट क्लियरली मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो शोध गंगा है, गूगल स्कॉलर है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च है, मेंडले है, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क यानी कि SSRN है, ये क्या है, लिटरेचर सर्च करने के बारे में। अब देखिए जब भी रिसर्च की जाती है सबसे पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है। डाटा इकट्ठा में सबसे पहले ज़रूरी है कि लिटरेचर को सर्च करना, है ना। यहाँ पे सिर्फ लिटरेचर सर्च करना है। मान लीजिए लिटरेचर सर्च का काम पूरा हो गया, उसके बाद बारी आती है कंटेंट सर्च करने के बारे में। लिटरेचर सर्च तो कर लिया हमने, जो चाहिए था हमने वो ले लिया, लेकिन कंटेंट के बारे में देखना है कि हम किसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देखिए इन टुडे वर्ल्ड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्चर कैन यूटिलाइज द सॉफ्ट कॉपी लिटरेचर search or find function to search for specific keywords or phrases in which time is more effective, which this is more effective and productive। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या है, जो आज का ज़माना है, जो टुडेज वर्ल्ड है रिसर्च के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करते हैं लिटरेचर की। सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF फाइल होगी, वर्ड फाइल होगी, जिप फाइल होगी, ये सारी सॉफ्ट कॉपी है जो कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में रखी जाती है। पहले हार्ड कॉपी होती थी, यानी कि जो थीसिस हाथों से लिखी जाती थी उसे क्या किया जाता था, उसे बुक के रूप में रखा जाता था। पहले देखिए हाथ से सब कुछ लिखा जाता था ना अपने हाथों से, और पेपर पे नोट्स बनाए जाते थे, वो हार्ड कॉपी होती थी। जो भी काम हार्ड कॉपी मतलब जो भी काम पेपर के ऊपर खुद से लिखा जाता है वो सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर वाली फ़ाइल होती है। आजकल देखिए जो सॉफ्ट कॉपी का ज़माना है, यहाँ पे जो हाथों से नहीं लिखा जाता वहाँ पे कंप्यूटर पे टाइप होता है। तो देखिए ये जो सारे फंक्शन हैं, है ना, तो इससे क्या है कि स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड मतलब कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च है, पहले हार्ड कॉपी हाथों से लिखी जाती थी, उसे अंडरलाइन किया जाता था हाथों से, और आजकल क्या है कंप्यूटर में सब कुछ टाइमिंग होती है। देखिए आप उसे कलर्ड कर सकते हैं किसी लाइन को, है ना, वहाँ पे आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। जिससे क्या होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो इतने स्टाइलिश बन जाते हैं कि जो आपका जो रिसर्च का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो देखिए दिस ऑब्जर्वेशन is also spotted what Sikran 2003 had stated that online search using technology is inexpensive and can improve the identification of relevant source of literature। अब देखिए ये पहली बार 2003 में देखा गया, है ना, 2003 में देखा गया कि जो ऑनलाइन जो सर्च है जिसमें टेक्नोलॉजी ऑनलाइन की इस्तेमाल की जाती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो ज़्यादा महंगी नहीं है। इससे क्या है देखिए जो इम्प्रूव होता है सोर्स ऑफ लिटरेचर। आप देखिए जो पहले मैनुअल सर्च करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, लेकिन जो अभी ऑनलाइन का ज़माना, जैसे ऑनलाइन जो कि जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती। तो वहाँ पे क्या है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है लिटरेचर को, यानी कि पूरा लिटरेचर अगर वहाँ पे डाल दिया जाए तो वो इजीली वहाँ से उसे देख सकते हैं, इसे वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है। आप देखिए कंप्यूटर लैपटॉप तो हर एक के पास होता है। मान लीजिए देखिए आपके पास आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको कॉपी लेनी पड़ेगी मार्केट से ना, नोटबुक, वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो काफ़ी महंगी होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप वही वर्ड में लिखेंगे कंप्यूटर में तो आपको वो सस्ता पड़ेगा,
हालांकि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। सो देखिए, सच कंटेंट सर्च आल्सो इनेबल्स ए रिसर्चर टू evaluate quickly whether a particular articles or thesis is worthy for his or her deeper review। आप देखिए, जो भी कंटेंट यहाँ पे सर्च किया जाता है, वो सबसे पहले रिसर्चर उसे ये जानने की कोशिश करता है कि जो उसने कंटेंट सर्च किया है कि क्या वो सही है, क्या वो बिल्कुल सही है, उसकी थीसिस सही है, उसके आर्टिकल सही हैं, क्या उसके लिए वो वर्ती हैं, क्या उसके लिए वो लाभदायक है कि नहीं, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो भी कंटेंट सर्च होता है, वो देखिए कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे गलती पकड़ लेता है, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लेता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे काम में आती हैं। Moreover, the content search also help a qualitative researcher to count the frequency of certain keywords appear in a interviewed transcript more effectively। अब देखिए, यहाँ पे जो कंटेंट सर्च होता है, वहाँ पे देखिए हेल्प की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्चर के बारे में। अब देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्चर क्या है कि जहाँ पे जो रिसर्चर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने कंटेंट को बना रहा है एक अच्छे तरीके से, है ना। वहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी काउंट की जाती है कीवर्ड्स की, कि वो कैसे कीवर्ड्स रखेगा, कैसे वो अपने सर्च को करेगा। कीवर्ड्स में होता है ना कि जैसे देखिए वो कितने अच्छे तरीके से वो बनाएगा अपनी रिसर्च को। वो कीवर्ड्स इस हिसाब से होते हैं कि वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कंटेंट सर्च में। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट सर्च करना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट सर्च करने से क्या है कि जो भी आजकल हम ऑनलाइन देखिए जो चीज़ें वो सर्च करते हैं, उसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि रिसर्च जो कैसे करनी चाहिए, रिसर्च में क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कि सॉफ्ट कॉपी में जब भी काम होता है कंप्यूटर में वो बहुत आसान हो जाता है, जबकि हार्ड कॉपी में थोड़ा सा महंगा भी है और मुश्किल भी है। नेक्स्ट लिटरेचर ट्रैकिंग। अब देखिए, पहले हमने बात यहाँ पे देखिए कर ली लिटरेचर सर्च के बारे में, फिर हमने बात कर ली कंटेंट को सर्च किया गया है ना, वो कर लिया हमने यहाँ पे पूरा। उसके बाद हम बात करेंगे लिटरेचर ट्रैकिंग के बारे में। देखिए, कंटेंट सर्च में एक और बात यहाँ पे आती है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी कीवर्ड लिखा, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने इंडियन पॉपुलेशन लिखा, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब आपको कीवर्ड टाइप करना है, आपके पास सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो लिटरेचर ट्रैकिंग में देखिए क्या है, इन द पास्ट रिसर्चर हैव सॉर्ट, क्लासीफाई एंड स्टोर ऑल देयर लिटरेचर और आर्टिफैक्ट दैट दे हैड रिव्यू इन कंप्यूटर फोल्डर्स और फिजिकल फोल्डर प्लेस होल्डर। अब देखिए, पहले क्या था, पहले में क्या होता था कि जो रिसर्चर थे वो अपनी फ़ाइल को सॉर्ट करते। सॉर्ट मतलब होता है कि फ़ाइल को क्रम वाइज लगाना, है ना, सीक्वेंस वाइज लगाना वहाँ पे। तो सॉर्टिंग होती थी वहाँ पे, जैसे उसने जो भी रिसर्च किया, तो जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे जैसे लेसन बनते हैं वैसे सॉर्टिंग की जाती है ना। उसके बाद देखिए क्लासीफाई किया जाता था। क्लासीफाई मतलब कि ये किसके बारे में है, वो किसके बारे में, ऐसे करके। जैसे मैंस को अलग कर दिया, वुमेंस को अलग कर दिया, है ना। मान लीजिए पॉपुलेशन कर रहे हैं, मैंस की पॉपुलेशन कितनी है, वुमेंस की कितनी है, चिल्ड्रन की कितनी है, ओल्ड व्यक्ति की कितनी है, ओल्ड पर्सन की, तो क्लासीफाई कर दिया। पहले सॉर्टिंग कर दी, फिर क्लासीफाई कर दिया, फिर उन्होंने स्टोर किया लिटरेचर को, ठीक है। फिर उसमें देखिए रिव्यू किया जाता था कंप्यूटर फोल्डर के अंदर, है ना। कंप्यूटर फोल्डर देखिए खुद से बनाए जाते थे, किसी के फोल्डर का नाम दे दिया। आपके पास देखिए जैसे कंप्यूटर है, आप किसी फाइल को रखेंगे, आप उसे नाम दे देंगे। तो ये वो चीज़ें ऐसे करते थे। सो देखिए, यहाँ पे लिटरेचर टैगिंग में क्या है, जो भी उन्होंने काम कर लिया, उन्हें क्या था, सॉर्ट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, स्टोर कर दिया अपने लिटरेचर को, और कंप्यूटर में क्या था, उन्हें रिव्यू करने के लिए रख दिया जाता था। रिसर्चर आल्सो नीड्स टू क्रिएट देयर ओन ट्रैकिंग मैकेनिज्म। एग्जाम्पल, in a Word document or spreadsheet format to track and manage their review literature so that they can reuse or re-refer in future. Doing these manually can be daunting task। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्चर है उन्हें देखिए खुद से ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी क्रिएट करना होता है, कि ताकि जैसे देखिए जो भी वर्ड का डॉक्यूमेंट है या स्प्रेडशीट है ना, वो खुद से बना सकें। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट खुद से बनाए, स्प्रेडशीट खुद से बनाए, कि ताकि वो अपने लिटरेचर वर्क को मैनेज कर सके और उनका
रीयूज़ और रेफ़र कर सकें उन्हें फ्यूचर में। सो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये टास्क को सही करती हैं। उसके बाद देखिए विद द एडवांसमेंट ऑफ ICT रिसर्चर कैन स्टिल यूज़ द ओल्ड अप्रोच बट मोर एंड मोर रिसर्चर नाउ आर यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक मेंटले which can help manage, share and discover the literature, content and contact they have reviewed। पहले देखिए होता क्या था, आपको मैं फिर से बताता हूँ। पहले जो रिसर्चर सर्च करते थे वहाँ पे क्या था, जो फाइल बनाते थे कंप्यूटर के अंदर वो सेव करते थे, तो उन्हें क्या करना था, मैनुअली तरीके से ट्रैकिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी कि ताकि वो उन्हें फिर से फ्यूचर में यूज़ कर सकें, उनको रेफ़र कर सकें। अब देखिए मान लीजिए वो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, उनको खुद से बनाना पड़ता था सब कुछ यहाँ पे करने के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आजकल देखिए ICT का ऐसे ऐसे नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसने ओल्ड अप्रोच को ख़त्म कर दिया। और देखिए जो काम पहले कंप्यूटर में मैनुअली करना पड़ता था आजकल वो सॉफ्टवेयर की मदद से आसान हो जाता है। देखिए जैसे मैंडले सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है मैनेज करने में, शेयर करने में, डिस्कवर करने के लिए लिटरेचर कंटेंट को या कॉन्टैक्ट को, है ना, जो उन्होंने रिव्यू कर लिया है। पहले क्या होता था, उनको खुद से सब कुछ करना पड़ता था। मान लीजिए रिसर्च कर ली, उसमें जो भी है ना, जो भी उन्होंने किया तो उन्हें वो खुद से स्प्रेडशीट बनानी पड़ती थी, खुद से वर्ड डॉक्यूमेंट में करना पड़ता था। लेकिन जो आजकल नया सॉफ्टवेयर आ गया है मेंडले, उसकी हेल्प से देखिए वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं फाइल को, और लिटरेचर कंटेंट को फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो ये काम उनका आसान हो गया। यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक मेंडले टू ट्रैक ए रिसर्चर लिटरेचर इज सेविंग टाइम एंड एफर्ट एज well as applicable to manage lots of literature that the researcher was not possible in the past। अब देखिए पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन देखिए जब से मेंडले आया है उससे क्या हो सकता है, उससे क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपने लिटरेचर वर्क को ट्रैक कर सकता है, जिससे उसका टाइम बचेगा, उसका एफर्ट बचेगा, है ना। तो वो आसानी से मैनेज कर सकता है बहुत सारा लिटरेचर वर्क। तो देखिए बहुत सारा लिटरेचर वर्क पहले कंप्यूटर में खुद से मैनेज करना पड़ता था, खुद से सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन मेंडले जो सॉफ्टवेयर आया है उसकी वजह से क्या है, वो काफ़ी कुछ आसान हो गया है। अब उसे खुद से काम रिसर्च को नहीं करना पड़ता, वो सारी ही चीज़ मेंडले करता है, जिससे उसका टाइम और एफर्ट बचता है। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है डाटा कलेक्शन की। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ICT डाटा कलेक्शन कैन बी कलेक्टेड वाया ऑनलाइन, वेब बेस्ड और इंटरनेट सर्वे। अब देखिए जो डाटा कलेक्शन है वो कैसे हो सकता है, या ICT से, या देखिए ऑनलाइन से, या वेब बेस्ड जो इंटरनेट सर्वे है उससे, जिसे आजकल वेबिनार बोलते हैं वैसे। यूजिंग दिस पर्पस बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच आर greener technology in data collection can reduce the time and cost to collect survey response from the respondent. Not only an online survey can be administered more effectively, but the data collected in its original format can also be input directly into statistical software। अब देखिए होता क्या है, डाटा कलेक्शन देखिए पहले क्या था, जगह जगह घूम कर क्या है, सर्वे करना पड़ता है, जगह जगह घूम के, है ना। तो जगह जगह पहले घूमेंगे, फिर सर्वे करेंगे, उसके बाद क्या था, डाटा कलेक्ट होता। लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, ऑनलाइन इंटरनेट सर्वे हो जाएगा। सर्वे होता है ना, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे गूगल पे क्वेश्चन आते हैं, वोट डालिए यहाँ पे, है ना। और यूट्यूब पे देखिए जो होता है वहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं, इसका वोट डालिए बताइए, तो वहाँ पे ऑनलाइन जो इंटरनेट सर्वे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सॉफ्टवेयर देखिए जो नए नए बनाए गए हैं, उससे क्या है, जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आ चुकी है उससे डाटा कलेक्शन करना जो है वो बहुत आसान हो गया है। उससे क्या है, टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है। जो देखिए कॉस्ट लगती थी ना सर्वे करने के लिए, वो कॉस्ट भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें। तो देखिए ये सिर्फ ऑनलाइन से ही नहीं, लेकिन देखिए जो डाटा कलेक्ट होता है जो ओरिजिनल फॉर्मेट में, ये उसके लिए भी देखिए सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए डाटा कलेक्ट कर लिया ओरिजिनल फॉर्मेट में, तो आप उसे देखिए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, आपको वो दिखाना है
बार चार्ट के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, लाइन ग्राफ के रूप में, तो आप उसे आसानी से वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आसान होगी। सो देखिए यहाँ पे हमने किया है प्री डाटा एनालिसिस में लिटरेचर सर्च, कंटेंट सर्च, लिटरेचर ट्रैकिंग और डाटा कलेक्शन। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डाटा एनालिसिस के बारे में। देखिए इससे पहले हमने प्री डाटा एनालिसिस किया था कि डाटा इकट्ठा करने से पहले वाली कंडीशन कि डाटा इकट्ठा कैसे करना है, क्या ध्यान में रखना है। अब बारी आती है डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, उसका एनालिसिस करना है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डाटा कलेक्शन in data analysis include the ICT are applied on activities during the stage of data analysis and can divided into। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये स्टेज है जहाँ पे डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। इससे पहले हमने किया था डाटा इकट्ठा करने से पहले वाली कंडीशन जहाँ पे डाटा इकट्ठा करना था, लेकिन ये वो कंडीशन है जहाँ पे डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, तो उसे एनालिसिस करना है कि वो डाटा कैसा है। अब देखिए जो डाटा है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, दूसरा है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। सो इसे हम ब्रीफली जानेंगे। देखिए क्वांटिटेटिव में होता क्या है कि जो डाटा हमने कितनी क्वांटिटी में किया है, वो क्वालिटी होता है कि वो कितना अच्छा है। तो इसे पूरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो देखिए क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में क्या है। देखिए द एक्सप्लोरेटरी फैक्टर्स एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन, टी टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा आर सम कॉमन डाटा एनालिसिस टेक्निक यूज्ड अमंग रिसर्चर कंडक्टिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखिए जो डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में क्या होता है, डाटा को एक्सप्लोर करने का फैक्टर। अब देखिए डाटा को यहाँ पे जांचना है, परखना है, ये देखना है कि जो डाटा हमारे पास है वो क्वांटिटी में कितना अच्छा है। उसके लिए देखिए क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन है, टी टेस्ट होते हैं, है ना, और एनालिसिस होता है, वेरियस तरीक़ों का एनालिसिस होता है, और जो कॉमन डाटा एनालिसिस टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखिए वो चीज़ होती है कि डाटा जो है वो कितना इकट्ठा किया गया है ना, उसकी गिनती कर लेते हैं कितना इकट्ठा किया गया है, कितने फैक्ट इकट्ठे किए गए हैं, कितना इकट्ठा किया गया है, वो चीज़ें होती है क्वांटिटी। हम कहते हैं ना 200 पेज का डाटा इकट्ठा कर लिया, 500 पेज का डाटा इकट्ठा कर लिया, तो वो जो पेजेस के नंबर होते हैं, जो नंबर्स में आता है वो होता है डाटा, है ना, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। आपके पास देखिए मान लीजिए कोई बुक है 500 पेज की, तो आपके पास वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव डाटा है, लेकिन उसके अंदर वो लिखा कितना अच्छा है वो होता है क्वालिटेटिव। सो देखिए देयर आर आल्सो some advanced and popular data analysis technique like path analysis, covariance based structure equation modeling SEM, variance based SEM यानी कि partial least squares, hierarchical regression analysis and hierarchical linear modeling। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, डाटा एनालिसिस करने की टेक्निक है। कौन सा डाटा, ये वो डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करने की टेक्निक है जो आजकल इन सॉफ्टवेयर की मदद से की जाते हैं, डाटा को एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास डाटा है वो कितना अच्छा है, वो कितनी मात्रा में है। हमें जैसे देखिए कि जो डाटा चाहिए था क्या वही डाटा है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ डाटा इकट्ठा होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें करना था इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, है ना, तो हमने क्वांटिटी इकट्ठी कर ली, लेकिन वहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का डाटा साथ में आ गया, तो हमें वर्ल्ड का डाटा जो है वो काट देना है, सिर्फ किसका रखना है, इंडिया का। तो यहाँ पे ये एनालिसिस किया जाता है कि जो हम जिस रास्ते पे चले थे तो क्या हमने वो इकट्ठा किया है, इसलिए। सो देखिए पहला यहाँ पे है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस यानी कि SPSS आर मोर एडवांस एंड रिच विद ए लॉट ऑफ फीचर एंड फंक्शनैलिटी। अब देखिए ये क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करने का एक तरीका है SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, जिसमें देखिए जो ये बहुत एडवांस लेवल का बनाया गया है, जिसमें क्या है कि बहुत सारे फीचर है, बहुत सारे फंक्शन है डाटा को एनालिसिस करने के लिए। दूसरा है आर यानी कि आर फाउंडेशन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। अब देखिए यहाँ पे
स्टैटिक्स के रूप में देखिए कंप्यूट किया जाता है, गणना की जाती है यहाँ पे, है ना, गिना जाता है यहाँ पे, वो आर से होता है। नेक्स्ट है मैटलैब। मैटलैब का मतलब क्या है कि मैथ का काम, मैथ वर्क, है ना, जो भी देखिए हमारे डाटा में मैथ वर्क का काम है वो मैटलैब से होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, शीट्स बनाया, सेपरेट शीट बनाई जाती हैं, बहुत सारी शीट्स बनाई जाती है। जैसे देखिए जो भी बिलिंग वगैरह होती है वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से होती है, जो डेट शीट है, मार्क शीट है, वो सभी इससे बनती है। नेक्स्ट है एस मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये भी यूज़ होता है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में। नेक्स्ट है ग्राफैड, प्रिज्म, नेक्स्ट है मिनीटैब। ये सारी चीज़ें हैं डाटा एनालिसिस करने के लिए, लेकिन कौन सा डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस करने के लिए, ये जानने के लिए जो हमारे पास डाटा है वो कितना है, उसमें मैथ का काम कितना है, उसमें स्टैटिक्स कितना है, उसमें बाकी पोर्शन कितना है, ये सब इसमें देखा जाता है। आप देखिए इनकी वजह से काम कितना आसान हो चुका है आजकल। पहले देखिए सब कुछ मैनुअल वर्क करना पड़ता था, सब कुछ देखना पड़ता, लेकिन आजकल इसकी वजह से क्या है, सब कुछ आसान हो गया और परफेक्शन आ गई। सो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव में देखिए क्या है कि ये जांचना जहाँ पे कि जो हमारे पास हमने डाटा इकट्ठा किया था, मान लीजिए 500 पेज का डाटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो कितना क्वालिटी का है ना, वो कितना अच्छा है। अब देखिए क्वांटिटी हमने देख ली कि 500 पेज का डाटा हमारे पास है, हमें तसल्ली होगी। जैसे स्टूडेंट करते हैं ना यूजीसी नेट के, जितनी मोटी बुक होती है उनको तसल्ली होती है कि हाँ हमारे पास 500 पेज की बुक है। तो लेकिन वो बुक में जो डाटा है वो कितना अच्छा है, कितना काम का है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब देखिए ये कंडीशन है कि आपके पास डाटा तो है, आपने डाटा देख लिया, लेकिन वो कितनी क्वालिटी का है, वो अच्छा है कि बुरा है, वो किससे जाना जाएगा, वो जाना जाएगा क्वालिटेटिव से। तो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए। हमें यहाँ पे ये जांचना है कि जो हमारे पास डाटा है वो क्वालिटी उसकी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। तो देखिए NVivo, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में है कि क्वालिटी पता लगाना। Atres.ti, मैक्सकड़ा, MXQDA, SPSS, टेक्स्ट एनालिसिस, ठीक है, जो हमने पीछे किया था वही वाला ये। यहाँ पे टेक्स्ट को एनालिसिस किया जाता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई सही है सब कुछ। नेक्स्ट है ट्रांसना कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो ट्रांसक्रिप्ट इन सर्टेन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखिए ट्रांसना भी यूज़ किया जाता है वीडियो ट्रांसक्रिपिंग के लिए, सो जिससे क्या है क्वालिटी का पता लगाया जा सके। सो देखिए ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए। तो देखिए ये जो आपको नाम मैंने बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए इसका काम क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, है ना, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए। इनका काम किसके लिए होता है, NVivo का, ये होता है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ये लास्ट पॉइंट है इसका, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन पोस्ट डाटा एनालिसिस। देखिए इससे पहले हमने किया था कि प्री डाटा एनालिसिस यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे डाटा इकट्ठा कैसे करना है, डाटा एनालिसिस दूसरी कंडीशन जहाँ पे डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, तो तीसरी कंडीशन डाटा इकट्ठा करने के बाद होता क्या है। सो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ICT इन पोस्ट डाटा एनालिसिस रेफर टू द ICT आर अप्लाइड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रिसर्च आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस विच कवर। अब देखिए डाटा इकट्ठा करने के बाद, क्या होता है कि उस एक्टिविटी को देखना जो कंप्लीट जो स्टेज होती है डाटा एनालिसिस की, यानी कि पहले डाटा इकट्ठा देखना था कैसे करना था प्री डाटा में, फिर डाटा इकट्ठा किया गया, अब डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, उसका यूज़ कैसे करना है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद ये देखना है कि उसे कैसे लागू करना है। तो वो है पोस्ट डाटा एनालिसिस। जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसका करना क्या है। देखिए इसमें आता है सबसे पहले रेफर्स एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन, आर्टिकल एंड थीसिस, डिसर्टेशन डिस्कसिंग अमंग रिसर्चर, सुपरवाइजर सुपरवाइसेस एटसेट्रा, प्लेगरिज्म डिटेक्शन एंड जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन। सो देखिए क्या करते जानते हैं इसे। सो देखिए पहला है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। अब देखिए फ्यू ईयर्स बैक रिसर्चर टेंड टू कंप्लीट रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी मैनुअली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले
बिब्लियोग्राफी है और जो रेफरेंस है वो सबसे पहले मैनुअली दिया जाता था। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी देखिए आपने देखा होगा, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं वहाँ पे देखिए रेफरेंस दिया जाता है ना बुक्स का, कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी देखिए बुक्स लेते थे ना, वहाँ पे सबसे एंड में जहाँ पे पेज नंबर लिखा होता था वहाँ पे एक बुक का रेफरेंस दिया जाता था कि अगर आपको ये और अच्छे से करना है आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। आप देखिए गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, आपने चीज़ सर्च कर ली, विकीपीडिया पे देख लिया, तो सबसे नीचे जाएंगे वहाँ पे रेफरेंस लिंक होते हैं, रेफरेंस दिया जाता है कि ये डाटा वहाँ से लिया गया है, आपको और अच्छे से करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसा ही सेम बुक में होता था, आप कोई भी देखिए बुक देखेंगे वहाँ पे नीचे रेफरेंस दिया जाता था कि अगर आपको ये और अच्छे से करना है तो आप इस बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। वो सबसे एंड में पेज नंबर के साथ लिखा होता था। तो देखिए पहले ये काम सारा क्या होता था, मैनुअली होता था कुछ साल पहले। देखिए दे लिटरली टाइपिंग इनटू बिल्ड द एंटायर सेक्शन ऑफ रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी देन फॉलोड बाय सॉर्टिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए होता क्या था, ये सब कुछ पहले जो बिब्लियोग्राफी रेफरेंस है, ये सारे जो रेफरेंस है पहले हर सेक्शन में क्या था, खुद से टाइप करना पड़ता था। यानी कि अगर आपको रेफरेंस देना है किसी बुक में तो आपको सारी चीज़ पहले टाइप करनी होती थी, हर एक जो सेक्शन है वहाँ पे टाइप करना होता था कि कौन सा कैसे रेफरेंस है। उसके बाद देखिए फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि क्रम वाइज लगाना होता था, जैसे 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर ऐसे होता है ना, बढ़ते क्रम में। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 ऐसे। तो पहले क्या होता था, जब भी रेफरेंस देना होता था, बिब्लियोग्राफी देनी होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले क्या था, इंटायर सेक्शन में खुद से टाइप करना पड़ता था, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, वाइल रिसर्चर आर राइटिंग दे कैन यूज सिटेशन और रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू हेल्प सेलेक्ट सिटेशन एंड पॉपुलेट द रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिकली। लेकिन जो काम देखिए पहले मैनुअली करके उसे असेंडिंग करना पड़ता था, उसे क्रम वाइज लगाना पड़ता था, सीक्वेंस वाइज। लेकिन आजकल क्या है, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, तो वो उसकी रेफरेंस से क्या है कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं खुद से कि कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो चीज़ लग जाती है अपने आप। तो जो काम देखिए 5 दिन में 1 हफ्ते में होता था, वो क्या किस में होता था, 1 मिनट में 2 मिनट में। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कैन इम्प्रूव रिसर्चर efficiency and accuracy while preparing their articles और thesis। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे काम बहुत आसान हो गया। पहले देखिए उन्हें खुद से मैनुअली करके रेफरेंस देना पड़ता था, बिब्लियोग्राफी करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, ये काम ऑटोमेटिकली होने लगा, उनका टाइम भी बचा, उनका पैसा भी बचा, और यहाँ पे एक्यूरेसी भी आ जाती है। एक्यूरेसी मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो वहाँ पे वो उसे सुधार सकते हैं। सो देखिए ये सॉफ्टवेयर कौन से हैं रेफरेंस के लिए, जैसे देखिए एंड नोट्स है ना रेफरेंस के लिए। बिब्लियोग्राफी के लिए क्या है, देखिए एंड नोट्स है, जोटेरो है, मेंडले है। इससे क्या है, आसानी से रेफरेंस दिया जा सकता है वो चीज़ें। तो देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल एंड थीसिस, डिसर्टेशन डिस्कशन। अब देखिए इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल, थीसिस और डिसर्टेशन देयर आर नीड्स फॉर डिस्कशन और कम्युनिकेशन अमंग रिसर्चर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजेज और ड्यूरिंग द वाइवा कोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें देखिए जो थीसिस है, जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, डिस्कशन करनी होती है। देखिए जैसे डिस्कशन होते हैं ना यहाँ पे, किसमें डिस्कशन होती है, रिसर्चर के बीच में, सुपरवाइज़र जो होते हैं उनके बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में, है ना। वाइवा वाइज जब होता है ना, वाइवा वाइज देखिए जब प्रैक्टिकल होते हैं तब होता है ना, जो रिसर्चर होता है और सामने जो सुपरवाइज़र बैठा है वो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो आपकी रिसर्च है वो कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ है, तो रिसर्चर उसका जवाब देते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें इसमें आमने सामने होके होती थी, सुपरवाइजर सामने बैठते थे, रिसर्चर से क्वेश्चन पूछते थे ऐसे करके। लेकिन अब क्या है, वी हैव एडवांस एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसर्च मटेरियल, सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एनेबल एनालिटिक्स टू मॉनिटर पेपर पब्लिश एज वेल एज फॉलोइंग सम स्कॉलरी वर्क्स। अब देखिए पहले क्या था, सब कुछ वो वाइवा वॉइस होता था, सब कुछ आमने सामने होता था। लेकिन अब क्या है कि जैसे आप देखिए मान लीजिए अपने कंटेंट को, अपने रिसर्च वर्क को देखिए, मटेरियल को
शेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको कमेंट मिल जाएंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है ना। जैसे देखिए आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ भी कर दिया, शेयर कर दिया फाइल को, अब उस चीज़ के बारे में देखिए जो भी एक्सपर्ट होंगे वो अपनी अपनी राय देंगे, इसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ सही है, तो आपको इसे पब्लिश करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। पहले क्या होता था, सब कुछ आमने सामने होता था, है ना। आजकल क्या है कि आपने फाइल शेयर कर दिया तो आपको उसका तुरंत ही उसका क्या है वो उसमें बता देंगे, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या चीज़ सही है ना। जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे किसी ने कोई लेक्चर डाल दिया तो उसमें नीचे कमेंट्स आते हैं ना, ये ऐसी है, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी है, वो चीज़ें। तो ऐसे ही देखिए थीसिस वर्क जैसे मान लीजिए अपलोड कर दिया तो नीचे कमेंट लिखा आता है इसमें ये कमी है, इसमें ये होना चाहिए, ऐसे करके। तो पहले देखिए काम सब कुछ मैनुअली था, लेकिन आजकल क्या है ये काम आसान हो गया। अब देखिए देर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखिए कौन से हैं, वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे ये डिस्कशन की जा सकती है, जैसे academia.edu, इनकी एजू और रिसर्च गेट। अब देखिए यहाँ पे वाइवा वॉइस की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आमने सामने ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे क्या करना है, अपना डाटा जो शेयर करना है उससे क्या है कि आपको वहाँ पे कमेंट्स मिल जाएंगे, ये चीज़ें कैसी हैं, ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है ना, वो चीज़ डिफरेंट डिफरेंट लोगों की वहाँ पे कमेंट मिल जाएंगे। तो academia.edu, इनकी एजू और रिसर्च गेट पे ये देखिए बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। रिसर्च गेट मान लीजिए किस में यूज़ होता है, आर्टिकल थीसिस डिसर्टेशन डिस्कशन में। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म डिटेक्शन। प्लेगरिज्म होता है चोरी किया हुआ काम। अब देखिए मान लीजिए किसी रिसर्चर ने रिसर्च की, उसने सीधे सी डायरेक्ट गूगल से किसी का वर्क चुरा लिया, है ना, तो चुरा के अपने फाइल में फिट कर लिया, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि ये जो काम है वो कितना सही है, कितना गलत है, उसका ओरिजिनल वर्क है या नहीं। यानी कि किसी रिसर्चर का काम ये देखना है कि वो ओरिजिनल है या किसी का चुराया हुआ है, वो प्लेगरिज्म डिटेक्शन से पता लगाया जा सकता है। इसे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जो उसने थीसिस जमा करवाई है इसकी खुद की है या चोरी की है। So, in the past, plagiarism acts were slow and hard to detect as the authority of university or journal depends on readers to identify them manually while they were reading through submitted articles or thesis dissertation। अब देखिए पहले क्या था, पास में प्लेगरिज्म का पता लगाना मुश्किल था, बहुत स्लो था। देखिए मान लीजिए किसी को पता लगाना है कि किसने चोरी किया काम अपने बीच में डाला है, तो क्या करना पड़ता था, यूनिवर्सिटीज़ को भी, है ना, जो उनके जर्नल होते थे, डिपेंड करना पड़ता था रीडर्स के ऊपर। जैसे किसी ने कोई फाइल जमा करवा दी, वो आगे उनको पहुंचा देते थे। जो रीडर्स हैं वो उसी फाइल को देखिए खोजते थे, किसी बुक से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो सारा कुछ काम मैनुअली होता था, तो पता लगाया जाता था कि ये चोरी का है या नहीं। तो वो काम जो होता था वो बहुत मुश्किल से होता था, बहुत स्लो था। लेकिन आजकल क्या है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पे जो फाइल जो थीसिस जमा कराई गई है वहाँ पे सॉफ्टवेयर से आसानी से सिर्फ 1 मिनट में पता लगाया जा सकता है कि ये फ़ाइल कहाँ से उठाई गई है। जो काम देखिए रीडर्स करते थे, यानी कि फ़ाइल का पूरा पढ़ना, फिर देखना, फिर सर्च करना, काम बहुत स्लो था। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कौन से देखिए, ग्रामरली है, आर्टिकल चेकर है, ट्रेंटिन है, डुप्ली चेकर है। इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जो काम है वो किसका है, कहाँ से चोरी किया है। जैसे किसी ने देखिए थीसिस जमा करवा दी, वहाँ पे देखिए ये थीसिस यहाँ पे अपलोड कर देंगे किसी में एक में भी, तो वहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि कितना पोर्शन कहाँ से उठाया गया है। तो वो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। पहले देखिए जो काम मैनुअली होता था बहुत देर लगती थी, कई बार होता ही नहीं था, लेकिन आजकल काम आसान हो चुका है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है लास्ट, जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन। अब देखिए जो जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो सबमिशन सबमिट कैसे करना है। अब देखिए इन द पास्ट जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन यूज टू वाया ईमेल कम्युनिकेशन बिटवीन रिसर्चर एंड जर्नल एडिटर। अब देखिए पहले क्या होता था कि जब भी जर्नल या मैन्युस्क्रिप्ट, जो जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट होते थे उसे सबमिट करने के लिए देखिए इसमें ईमेल का इस्तेमाल होता था। इसमें कम्युनिकेट करना पड़ता था रिसर्चर को या ऑथर को, किसके साथ, जर्नल एडिटर के साथ या कोऑर्डिनेटर के साथ। यानी कि जिसको मेल भेजना है उसके साथ क्या था, रिसर्चर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, कम्युनिकेट करना पड़ता था। अब क्या है, नाउ वेब बेस्ड जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट मैनेजमेंट एंड पीर रिव्यू सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन और मैनेजमेंट सिस्टम आर कॉमनली
यूज्ड अमंग द कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर एंड जर्नल पब्लिशर। देखिए पहले क्या था, कम्युनिकेट करना पड़ता था, पहले उसको पूछना पड़ता था कि ये मेरा काम है, क्या मैं आपको भेज दूँ, है ना। लेकिन आजकल क्या है, आजकल देखिए जो पीर रिव्यू सॉफ्टवेयर है, पीर रिव्यू सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब कि जैसे एक रिसर्चर है, दूसरा उसका रिसर्चर वो सेम फील्ड का है, तो वो उसको ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसको वो शेयर कर देते हैं अपने पीर को, अपने साथी को, तो उसमें वो पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। सो देखिए आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन है, मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें आसानी से जर्नल्स को, पब्लिशर को आसानी से जो है वो अपना जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट दिया जा सकता है, सबमिट करवाया जा सकता है। पहले ही काम देखिए मुश्किल था, पहले कम्युनिकेट करना पड़ता था, वो परमिशन दे या नहीं दे उसके ऊपर डिपेंड था, लेकिन आजकल ये काफ़ी कुछ आसान हो चुका है। Using such system can reduce their time of submission and checking the status of publishing। अब देखिए इसमें क्या था कि टाइम भी बहुत इसमें कम लगता है। जैसे देखिए पहले बहुत टाइम लगता था सबमिट करने के लिए, लेकिन अब टाइम क्या है वो बहुत कम लगता है। पहले क्या था, पब्लिश करवाने के लिए, देखिए बुक को पब्लिश करवाने के लिए, थीसिस को पब्लिश करवाने के लिए देखिए बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल क्या है, सबमिट करवा दिया और सीधे ही चेकिंग हो जाती है पब्लिशिंग के लिए। So, moreover, using such system can greatly improve the productivity and quality of work to administrator, the submission as well as the peer review management, in which miscommunication, loss or delay of communication can be minimized। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आजकल ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर दी गई है। जैसे देखिए जो वर्क है क्वालिटी, उसको इम्प्रूव कर दिया है, क्वालिटी वर्क का, है ना। सबमिट करवाने के बाद जैसे मान लीजिए वो वर्क जो सबमिट करवा दिया गया है, जो पीर रिव्यू है, उसके बाद देखिए अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि जब फाइल सबमिट की वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कई बार हो पाता था, फाइल कई बार लॉस्ट हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि एक बार फाइल दे दी, पीर रिव्यू आ गया, तो उससे मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, लॉस्ट नहीं होता, डिले नहीं होता, ये सब कुछ चीज़ें हट गई हैं। पहले देखिए जब मैनुअली तौर पे दिया जाता था, कई बार फाइल लॉस्ट हो जाती थी, लेकिन आजकल जैसे यहाँ पे देते हैं ऑनलाइन के ज़रिए, तो ये सब कुछ यहाँ पे काम कम हो चुका है। सो देखिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए जो सॉफ्टवेयर है, अब कौन से सॉफ्टवेयर है जिसमें सबमिट की जा सकती है मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशिंग के लिए, है ना। तो देखिए जैसे एल्सेवियर है, विली है, सेज पब्लिकेशन एटसेट्रा। इनमें देखिए आप डायरेक्ट अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, तो वो आसानी से पता लगा लेंगे ये पब्लिश करने लायक है या नहीं। तो पहले क्या होता था, पहले कम्युनिकेट करना पड़ता था, लेकिन आजकल इनको सीधे ही आप दे देंगे तो सीधे ही यहाँ पे पूरा रिव्यू हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। सो देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।